बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस अमेरिकी राष्ट्रपति की जिन्होंने सत्ता को मुनाफे का सौदा बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब सियासत से नहीं सौदेबाजी से जुड़ गया है और अब उनकी नजर भारत पर है। भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन कहानी कुछ और है। भारत पर भारी टैरिफ थोपकर ट्रंप ने चाहा कि कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिले। और ट्रंप की यह रणनीति नई नहीं है। पहले धमकी, फिर ब्लैकमेल और आखिर में किसी देश से निजी फायदा लेने की खुली कोशिश। कुछ ना मिले तो निजी घूस लेना। दरअसल ट्रंप की पहचान नेता कम एक घूसखोर बाबू की ज्यादा बनती जा रही है। लेकिन ट्रंप को शायद पता नहीं है कि भारत किस मिट्टी का बना है और मोदी सरकार न घूस देती है न लेती है। इसीलिए ट्रंप अपने टैरिफ वॉर के जाल में खुद फंस गए हैं, क्योंकि ट्रंप के सामने अब वो नेता खड़ा है जिसका खुला ऐलान है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। घूसखोर ट्रंप की दाल मोदी के सामने क्यों नहीं गल रही है और किस किस ने ट्रंप को घूस दी है, सारी जानकारी आपको तस्वीरों के साथ आज देने वाले हैं। दूसरी खबर उस नेता की जो बार बार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताना चाहता है, लेकिन जब जवाबदेही की बारी आती है तो चुप्पी साध लेता है। राहुल गांधी ने फिर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि भारत में वोट चोरी हो रहे हैं। लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने आरोपों का एफिडेविट के जरिए साबित करने को कहा, तो राहुल गांधी की तरफ से सीधा जवाब आने के बजाय चुप्पी और बचाव की मुद्रा दिखने लगी। अब सवाल यह है कि अगर सच्चाई पर भरोसा है तो शपथ पत्र देने में डर कैसा, या फिर ये सब आरोप जो हैं वो हार की हताशा है? इस खबर पर पूरा अपडेट देंगे आपको। तीसरी खबर, कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर अटैक की। एक बार फिर से कैप्स कैफे पर गोलियां चली हैं, 6 राउंड फायरिंग हुई है। कपिल ने अपने शो के लॉन्च पर सलमान खान को बुलाया और बस यही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आंखों की किरकिरी बन गया। अब गैंग का गुर्गा हैरी बॉक्सर खुलेआम कह रहा है कि जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा। इस खबर पर भी आपको अपडेट देंगे। बात दिल्ली में हुमा कुरैशी के भाई की हत्या की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की घूस नीति की करने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर हर लिहाज से अहम है और आपके लिए जानना जरूरी, क्योंकि नया खुलासा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो अमेरिका के लिए डील मेकर हैं, लेकिन डील की आड़ में घुसखोरी का खुला खेल चल रहा है। अब ट्रंप की विदेश नीति फॉरेन गिफ्ट पॉलिसी के हिसाब से तय होती है और यही घूस नीति अमेरिका की सारी नीतियां तय कर रही है। इसीलिए हम घूस को ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए। घूस नीति कहां कहां लागू हुई, कैसे कैसे फायदा मिला, पहली तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी तो उन्होंने ट्रंप को 24 कैरेट सोने के बेस से बना कांच का अनूठा गिफ्ट दे दिया है, अनूठा गिफ्ट दिया है। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं। चमकदार घूस लेकर ट्रंप कितने खुश हुए वो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। देखिए कितने खुश हुए। एप्पल कंपनी के सीईओ के खिलाफ दिए गए अपने सारे बयान उन्होंने भुला दिए। तुरंत कहने लगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर, देखिए ताकतवर देश भले ही हो जाए, ताकतवर शख्स भले हो जाए, लेकिन तस्वीर यही देखकर लग रहा है कि वो एक घूसखोर नौकरशाह है। घूसखोर नौकरशाह है, ये समझ में आ रहा है इस तस्वीर को देखकर। और चलिए अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। कतर के राष्ट्रपति ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक लग्जरी प्लेन घूस के तौर पर दिया। इस प्लेन की कीमत 3,426 करोड़ रुपए है। इस प्लेन के मिलने के बाद तो ट्रंप ने कतर की शान में सैकड़ों कसीदे पढ़ दिए। तो ये है ट्रंप का स्टाइल, जो डील मेकर कहते हैं ना, वो डील ही बना रहे हैं, बिजनेसमैन ही बने हुए, फायदा और फायदा ही देख रहे हैं। और आपको बताएं कि 3,426 करोड़ रुपए का विमान दिया था और कतर के अमीर की फिर जमकर उन्होंने तारीफ की, कसीदे पढ़ने लगे, वाहवाही करने लगे, जैसा लगा कि एकदम ही उन्हीं की भाषा बोलने लग रहे हैं। तो ये सुर यूं ही नहीं बदले। अब बात इजराइल की भी कर लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को B2 मेजूजा गिफ्ट दिया है घूस के तौर पर, जो ईरानी मिसाइल के पुर्जों से बना था। नेतन्याहू का ये गिफ्ट फोर्डो परमाणु स्थल पर अमेरिका की बमबारी का प्रतीक है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं।
और नेतन्याहू को तो कैसे आगे कर दिया, उन्होंने हमेशा मदद करने की कोशिश की युद्ध के दौरान, ये भी देखा। तो देखिए, जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ ट्रंप के लिए एक बिजनेस पार्टनर है, डील पार्टनर है, जिनसे डील क्रैक होगी तो उन्हें फायदा मिलेगा, उनकी सौदेबाजी बढ़ेगी, वो निजी घूस लेंगे। ये फॉर्मूला अलग अलग देशों पर कैसे लागू हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये आप इजराइल का वो गिफ्ट देख रहे हैं, फॉरेन गिफ्ट पॉलिसी का एक और नमूना। अगली तस्वीर देखिए, फ्लोरिडा पैंथर्स ने ट्रंप को एक सोने की हॉकी स्टिक घूस के तौर पर गिफ्ट की है। इसके अलावा एक जर्सी भी ट्रंप को उपहार में दी गई है। ये वो सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि ट्रंप जब तक किसी से कुछ लेते नहीं हैं तब तक उनका जो सुर है उस देश के खिलाफ अलग ही रहता है। ये आपको तस्वीर दिखा रही है, देखिए, आप देख पा रहे हैं ना कैसे 47 ट्रंप लिखा हुआ है, हॉकी स्टिक सोने की, जर्सी जिस पर ट्रंप लिखा हुआ है। ये सब खुशामद करना या गिफ्ट्स देकर लुभाना, ये सारे पैतरे बहुत सारे देश अपना भी रहे। अगली तस्वीर देखिए। अब क्योंकि जिस देश की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, उनके पास पैसे तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंचा। कंगाल पाकिस्तान को ट्रंप को कोई घूस तो कंगाल पाकिस्तान दे नहीं सकता था और इसीलिए मुनीर ने ट्रंप की चापलूसी के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर डाली। चमचागिरी वाले इस घूसकांड ने तो ट्रंप की इमेज को और गिरा दिया। बावजूद इसके ट्रंप ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके क्रिप्टो डील पर भी साइन करा लिया। तो दो तरह की घूस ले ली, एक तो नोबेल के लिए नॉमिनेट करा लिया जो उनका बहुत बड़ा सपना है जिसके लिए वो बार बार कहते रहते हैं, और दूसरा क्रिप्टो डील पर भी साइन करा लिया। तो ये सब कुछ, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हमने आपको दिए ये बताने के लिए दिए कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप घूसखोरी के साथ चल रहे हैं, बाबूगिरी पर चल रहे हैं। जिस व्हाइट हाउस का दुनिया में डंका कभी बजा करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस सारे प्रोटीन्स हाई क्वालिटी नहीं होते। गोल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए चाहिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे। इसका मेन इंग्रेडिएंट है वे प्रोटीन आइसोलेट। एक्सेस कार्ब्स, फैट्स और लैक्टोज को वे प्रोटीन से आइसोलेट किया जाता है, इसलिए होता है फास्टर एब्जॉर्प्शन और मसल रिकवरी। गोल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी को व्हाइट हाउस का धंधा बना दिया है। पहले धमकाओ, फिर ब्लैकमेल करो और उसके बाद घूस लेकर अपनी जेब गरम कर लो। ट्रंप ये सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। इसके लिए वो अमेरिकी हितों को भी ताक पर रख दे रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन अब ट्रंप का पाला मोदी से पड़ा है। मोदी की घूसखोरों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मोदी सीधे कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी की यही नीति ट्रंप को खटक रही है और वो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की खुलेआम घूसखोरी को आप कतर वाले वाकये से भी समझ सकते हैं। कतर से लग्जरी विमान गिफ्ट मिलने पर जब अमेरिका में विवाद शुरू हुआ तो ट्रंप ने अपनी घूसखोरी छिपाने के लिए हैरान करने वाला बयान दिया। ट्रंप ने सीधा कहा कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो फ्री की चीजें स्वीकार नहीं करेगा। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति घूस लेने के लिए ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो घूसखोरी के चक्कर में अमेरिकी हितों को भी दांव पर लगा देंगे। वैसे ट्रंप पेशे से तो व्यापारी हैं। एक व्यापारी का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है और ट्रंप कर भी वही रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण एलन मस्क है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को अपने साथ लगा लिया। मस्क के पैसों का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया और चुनाव जीतने के बाद एलन मस्क को DOJ डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया। लेकिन जब मस्क ने ट्रंप को पैसे देने बंद कर दिए तो ट्रंप एलन मस्क के ही खिलाफ हो गए। यानी ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स बनते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क को ही नुकसान पहुंचाने लगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्क ने ट्रंप को पर्दे के पीछे से घूस देना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे प्रमुख व्यक्ति, संस्थान या फिर राष्ट्राध्यक्षों को धमकाने और ब्लैकमेल करने में सफल हो गए, लेकिन मोदी के सामने उनकी ये रणनीति फेल हो रही है। मोदी ने साफ कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी भले ही दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश करे, टैरिफ की धौंस दिखाकर भारत को झुकाने की कोशिश करे, लेकिन मोदी भारत को न ट्रंप के सामने झुकने देंगे और न ही अमेरिका के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घूस नहीं मिली तो ट्रंप ने टैरिफ वाला हमला बोला, लेकिन भारत पर यह कैसे बेअसर हुआ है अब आपको जरा समझाने जा रहे हैं। ये चाल भारत के खिलाफ जो चली गई थी वो नहीं चल पाई। भारत पर दबाव के लिए ट्रंप ने जो नई चाल चली, भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर दिया। ट्रंप बोले ट्रेड डील पर अभी बातचीत नहीं करेंगे, टैरिफ विवाद हल होने तक बात नहीं होगी। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, ये जानकारी आपको है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका और 25% टैरिफ 27 अगस्त से बाकी बचा हुआ लागू होगा। ट्रंप ने रूस को तेल खरीद को लेकर भी, रूस से तेल खरीद को भी लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन इन तमाम बातचीत के बावजूद भारत पर ये जो बातें कही जा रही थी उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बावजूद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया और भारत के साथ बातचीत जारी रखने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। सुनिए। Say in terms of India is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. You seem to take action directly on that, and I refer you to the president's comments for that. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That will continue. The secretary also spoke to that. भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ की धौंस को लेकर अमेरिकी दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगलमैन ने ट्रंप को आईना दिखाया है। सुनिए कैसे आईना दिखाया। China has not stood out there and refused to let President Trump take credit for his role in the ceasefire. China has not had its leader have a long conversation with Trump on the phone and essentially dictate to him, well, what's right and what's wrong. These are things that happen with India. And so I think that that's why perhaps President Trump would reserve some of his greatest ire on the trade and tariff front for India and for the Indian government. Indeed, it's a double standard. It's hypocritical, whatever you want to say. क्योंकि सारी बातचीत व्यापार को लेकर हो रही है, ऐसे में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते अब खराब होते जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या और कितना व्यापार किया जाता है। डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। अमेरिका से भारत के निर्यात की अगर बात करें तो 3.46 लाख करोड़ रुपए कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे लिए जाते हैं। अमेरिका भारत का कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ रुपए का है, काफी अच्छा अमाउंट है। और भारत से अमेरिका के निर्यात की अगर बात कर ले, आयात हमने आपको बताया, अब निर्यात बताते हैं। 7.35 लाख करोड़ रुपए का फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और कपड़े का निर्यात होता है। तो ये पूरा डेटा है जो आयात निर्यात होता है, तो इस पर पूरा असर इस टैरिफ के बाद पड़ सकता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, तो अब उन्होंने भारत को डराने के लिए और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। फिर से वही दबाव वाली बात कर रहे हैं, सुनिए। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. देखिए, ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टैरिफ विवाद पर जमकर जवाब भी दिया है। वो 100% भी लगा सकते हैं। कल जब आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं जा रहा है तो 100% लगाते रहे, और ट्रंप के टैक्स लगाने से क्या फर्क पड़ना है। ट्रंप को तो जो लगाना है वो लगाएंगे, हम लोगों को जवाब तो देना चाहिए। क्या ट्रंप के भरोसे हम रोटी खा रहे हैं? अगर ट्रंप के भरोसे दुनिया रोटी खा रही होती तो ईरान तो भूखा मर गया होता। ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखाया, और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम लोगों को अपनी नीतियों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, और देश एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में चाहता है कि मोदी जी जवाब देने का काम करें। मोदी जी ट्रंप को उसकी भाषा में ही जवाब देने का काम करें। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे मोदी साहब? आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। हमारे प्रधानमंत्री जी न किसी का लिया है, न किसी को वो देने वाले हैं, न खाते हैं, न खिलाने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है, उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है देशद्रोह है। मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप की टैरिफ, सैंक्शंस वाली जितनी भी धमकियां हैं, उसका भारत पर एक पैसे का असर नहीं हुआ है। ट्रंप के टैरिफ पर कैसे भारत जवाब दे रहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह से गलत बताया है। एमए ने कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई गलत है। बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीद, हमारा मकसद भारत की ऊर्जा सुनिश्चित करना है और भारत अपने हितों के लिए जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत जिस तरह से काम करता आ रहा था, जैसे काम करता आ रहा था, वैसे ही काम करेगा और उसमें कोई दूसरा देश हमें गाइड नहीं करेगा, डिक्टेट नहीं करेगा कि हमें कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। भारत ट्रंप के टैरिफ के दबाव में ना आकर अब रूस के साथ और डील करने जा रहा है और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। चुभन की असली वजह दरअसल यही है। एनएसए अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन के साथ मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमेरिकी दबाव के बीच भारत और रूस के रिश्ते पहले से और मजबूत हो रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत आ सकते हैं, जहां रक्षा, सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर डील संभव है। तो आप समझिए कि भारत एक बड़े स्तर पर, एक बड़े पैमाने पर अपनी जो दोस्ती है, अलग अलग देशों से रिश्ते हैं, उसे और प्रगाढ़ भी कर रहा है और ये सब भी अमेरिका को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो ट्यूनिंग हो रही है, ये अमेरिका को अपने खिलाफ लग रही है। अमेरिका के टैरिफ हथियार पर अब दुनिया भी खुलकर बोल रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस बार चीन भारत के सुर में लाता दिख रहा है। कैसे टैरिफ पर भारत, चीन और रूस एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि अब ये देश एक साथ खड़े हैं। ट्रंप के टैरिफ पर भारत के सपोर्ट में चीन आ चुका है। चीन ने ट्रंप के टैरिफ पर तीखा हमला बोला है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन टैरिफ के दुरुपयोग के खिलाफ है। टैरिफ पर चीन का रुख स्पष्ट और स्थायी है। टैरिफ पर भारत के साथ अब चीन खड़ा दिखाई दे रहा है। टैरिफ पर चीन ने ऐसा पहली बार किया है। पुतिन ने भी टैरिफ पर अमेरिका को चेताया था कि रूस के ट्रेड पार्टनर पर दबाव ना बनाएं। पुतिन बोले थे कि हम इसे थ्रेट समझेंगे। तो अब आप समझिए कि चीन और रशिया का साथ है भारत के पास और भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत है। ट्रंप के टैरिफ पर रूस और चीन जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। ट्रंप की ब्लैकमेलिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत के विपक्षी नेता ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन पर अलग ही असर चढ़ा हुआ है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है और इस पे कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। किस बात का विश्व गुरु? देखिए, ट्रंप सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब जो इससे प्रभावित देश हैं उनको इसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका से जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है वो ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट उसकी तुलना में कम है और डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं हमारे वो बंद नहीं होने चाहिए किसी के, क्योंकि रास्ता तो बातचीत के जरिए ही निकलता है। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने टैरिफ विवाद पर सवाल उठाया तो बीजेपी सांसद दिनेश Honda CB350 RS. Live your stories. की स्थिति क्या है और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों की, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा, तो वो जमाने अब लद गए। भारत सबका सम्मान करने वाला देश है, ये बात सही है, लेकिन भारत ना तो किसी को झुकाता है और ना किसी के दबाव में झुकता है। टैरिफ विवाद पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सरकार को घेरा तो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ट्रंप पर प्रहार किया। लगातार जिस प्रकार भारत के साथ उनका व्यवहार है, ये कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यवहार है। बावजूद इसके उससे दुखद स्थिति है कि मोदी जी की चुप्पी, ट्रंप ने भारत को सीरिया के समकक्ष खड़ा किया है। और ट्रंप का जो दलील है कि रूस के कारण उनके से ऑयल खरीदने के कारण, ट्रंप स्वयं रूस से उसका यूरेनियम वो परचेज कर रहे हैं, वो खाद परचेज कर, उर्वरक परचेज कर रहे हैं। तो ये कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि राहुल जी ने जिन आरोपों को लगाया है, एक व्यापारिक घराने से उनकी मित्रता राष्ट्र के हित से ऊपर हो गई है, तो मोदी जी चुप्पी तोड़े और जवाब दें। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय सामानों पे, तो ये बहुत लोग इसको आपदा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीयों के लिए आपदा नहीं, अवसर है। अब हमारी हर खाद्य पदार्थ से लेके पहनने से लेके सब कुछ जो है अच्छी क्वालिटी का तो चला जाता है, विदेशियों को दे देते हैं, और वो उसके बाद भी एहसान नहीं मानते, टैरिफ लगा देते हैं। तो भाई टैरिफ लगाते रहो, 50 नहीं 100 लगाओ, उससे कोई भारतीयों को असर नहीं है, अवसर है। देखिए, एक तरफ अमेरिकी दबाव है, दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी सुर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के सुर में सुर मिलाने वाले भारत के भीतर ही बैठे हुए हैं, अपने ही देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस वक्त में भी। वहीं देश की जनता अब ट्रंप को अपने अंदाज में जवाब दे रही है। जवाब ट्रंप ना भी सुने, कम से कम विपक्ष के नेता जरूर सुन लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का जाल बिछा रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत अमेरिका के टैरिफ के सामने डटकर खड़ा है। अमेरिकी दबाव की बजाय भारत हित को सर्वोपरि रख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी विरोध में विपक्षी दल ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। भारत के विपक्षी दल भले ही ट्रंप की भाषा बोल रहे हो, लेकिन भारत की जनता मोदी के साथ खड़ी है। ट्रंप की धमकी और टैरिफ को लेकर भारत की आम जनता की राय से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर जिले से आई है। यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व पर ऑपरेशन सिंदूर, मोदी और ट्रंप के नाम का नारियल बेचा जा रहा है। लेकिन भारत के लोग ट्रंप से इतने नाखुश हैं कि वो ट्रंप के नाम का नारियल भी नहीं खरीद रहे हैं। 50 रुपए में मोदी का नाम है, 40 रुपए वाले में सिंदूर का नाम है, और 35 रुपए में वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। मतलब क्या है, जैसे पहलगाम अटैक हुआ ना, तो उसके लिए मोदी ने जब पाकिस्तान में अटैक किया ना, उसको देखते हुए अपन ने ये तीनों नाम सेट किए हैं, और जो अपने लोग आ गए वो अपने अपने हिसाब से खरीदते हैं। अजमेर की इस दुकान पर ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाम का नारियल महंगा है, जबकि ट्रंप के नाम का नारियल सस्ता है। इसके बावजूद लोग ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाम का नारियल ही खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये ट्रंप को सीधा संदेश है। 50 रुपए में मोदी जी का जो नारियल है, मोदी जी का संबोधित करते हुए नारियल रखा, और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी भारत को ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लेकर के टैरिफ के लिए डरा रहा है, उसको सबसे नीचे रखा है। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत की जनता भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना कुछ किसी भी स्तर पर चले जाए, लेकिन भारत की जनता को और भारत की जो इकोनॉमी है उसको हिला नहीं सकते। यहाँ के लोग ट्रंप को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत की जनता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए विपक्ष ट्रंप की भाषा बोल रहा है। कि मोदी जी के नाम पे नारियल बिक रहा है, सिंदूर के नाम पे नारियल बिक रहा है, और बचा कुचा वो ट्रंप जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसके नाम पे भी कहीं ना कहीं नारियल बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं रहा है, की जा रही है। माननीय ट्रंप जी की बात करें तो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि मैं 25% से 50% कर दूंगा, आज जिस तरह से वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए इतना करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा देश बहुत अब विकास की ओर में, मैं समझता हूँ, बहुत आगे बढ़ चुका है।
ट्रंप का तो पता नहीं, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को जनता की राय जानना बहुत जरूरी है। %50 तक टैरिफ लगाया गया। इस बीच जो प्रपोज्ड विजिट थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो बताया जा रहा है कि टाली जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है और आप इस खबर को इस लिहाज से भी समझिए कि जिस तरह का तनाव बना हुआ है, जिस तरह से टैरिफ की धमकी पर धमकी दी जा रही है, कुछ भी बोल रहे हैं ट्रंप, तो भारत शांति के साथ देखिए कैसे जवाब दे रहा है। ये उससे जुड़ी खबर। अब आगे बढ़ रहे हैं, बात अब राहुल के सियासी बम की करते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला, वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए और दावा किया कि उन्होंने देश के सामने एक मॉडल ऑफ फ्रॉड पेश किया है। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो कांग्रेस पीछे हटने लगी। अब सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र की लड़ाई है या लगातार हो रही हार के बाद की तिलमिलाहट। पहले आपको बताते हैं कि राहुल ने क्या आरोप लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसे कैसे गंभीरता से लिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं कि आरोप पहले क्या लगाए गए और जवाब क्या आया है कमीशन का। विपक्ष ने क्या कहा, इसी पर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी कैसे हो रही है इसके लेकर पूरा मॉडल पेश किया। इलेक्शन में गड़बड़ी का भी आरोप इसी के साथ राहुल गांधी ने मढ़ दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, कहा कि एसआईआर पर एक भी आपत्ति अब तक दाखिल नहीं हुई है जो वेरिफिकेशन हुआ है। एसआईआर की वोटर लिस्ट पर भी एक भी आपत्ति नहीं आई है। वोटर लिस्ट जारी होने के हफ्ते भर बाद भी आपत्ति नहीं आई है, तो कहां गड़बड़ी हुई है, कहां गड़बड़ी हुई है, ये राहुल गांधी प्रूफ्स के साथ रखे सामने। इस बीच प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की दोहरी चाल पर सीधे सवाल उठाया। कहा कि अगर सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो जीत स्वीकार क्यों नहीं करते, और अगर भरोसा है तो हर हार पर ये ड्रामा क्यों करते हैं। आप लोग असेंबली में कर्नाटक में आप जीत गए, यू वन इन द असेंबली इलेक्शन। एट दैट टाइम इलेक्शन कमीशन भी अच्छा था, ईवीएम भी अच्छा था। आप लोकसभा में हमारा ज़्यादा आ गया, आपका कम आ गया, इसलिए ईवीएम ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा में आप, लोकसभा में आप जीत गए, पहले लोकसभा हुआ तो बहुत अच्छा था, ईवीएम अच्छा था, इलेक्शन कमीशन अच्छा था। बाद में विधानसभा में हार गए, इलेक्शन कमीशन अच्छा नहीं है, ईवीएम अच्छा नहीं। ये क्या तरीका क्या है देश में, आप क्या बोलना चाहते हो मिस्टर राहुल गांधी? डू यू हैव सम सेंस एट लीस्ट? चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने अब खुद आयोग ने जब उनसे पूछ लिया कि आरोपों पर शपथ पत्र दें। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सीधे हलफनामा मांगा है और मुलाकात के लिए वक्त भी तय कर दिया। यानी अब सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा, या तो सबूत दें या फिर माफी मांगे। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग ने शपथ पत्र को लेकर सीधे सीधे कहा है कि आप शपथ पत्र पर या तो हस्ताक्षर कर दीजिए या तो बताइए कि आरोप आपने किस बिहाफ पर लगाए हैं। राहुल गांधी आरोप तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे सबूतों का पूरा अंबार उनके पास है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि दस्तखत करके हलफनामा दो, तो कांग्रेस की जुबान लड़खड़ाती दिखाई दी। सवाल यह है कि अगर आरोप इतने पक्के हैं तो एफिडेविट देने से डर क्यों लग रहा है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने कंधों पर झूठ की बोरी लेकर चुनाव आयोग पर वोट की चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है, जिसका इस्तेमाल कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on because what we love so much, our democracy, doesn't exist. हालांकि राहुल गांधी जो आरोप लगाकर एटम बम गिराने की कोशिश कर रहे थे, उन आरोपों को चुनाव आयोग ने बेदम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि अगर राहुल वोट चोरी के अपने दावों को सही मानते हैं तो एफिडेविट साइन कर दें और अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का ये भी मानना है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो उन्हें एफिडेविट पर साइन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इसमें भी दिक्कत नजर आ रही है। नियम के तहत जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच कांग्रेस सांसद बीजेपी पर भी गुमराह करने का आरोप लगाने लगे। दावा किया कि राहुल गांधी ने सही आधार पर अपनी बात रखी है, बीजेपी को सदन में जवाब देना चाहिए। हमने एक विधानसभा का आपको सामने में दिखा दिया, लगभग 1,10,000 वोट का घोटाला एक विधानसभा में है और उसको वेरिफिकेशन करने में 6 महीने लगे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा देते हैं तो पर वोट हम 30 सेकंड में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये डर क्यों रहे हैं? ये सदन से मुंह क्यों छिपा रहे हैं? जो आमने सामने आप इस तरह राहुल जी को धमका रहे हैं, आप सदन के भीतर आके बताइए ना, आप सबूत दीजिए ना, हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं। अब इसे हार का दर्द कहें या फिर आरोप वाली राजनीति, लेकिन ये तो साफ है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने जो झूठ की दुकान खोली है उस पर जल्द ही ताला लगने वाला है, क्योंकि आरोप तो राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एफिडेविट ही मांग लिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि राहुल गांधी एफिडेविट देंगे या फिर झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी के झूठ की स्क्रिप्ट अब खुद उनके ही शब्दों में फंसती दिख रही है। बीजेपी ने आरोप लगाए कि राहुल गांधी के दावे तथ्यों से नहीं, फर्जी बयानों से चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं? बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़, लोकसभा में थे 9 करोड़, लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60% का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है, ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। गांधी हैज सेड, एंड आई कोट, when we come to power there will be consequences for election commission officers big and small। क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी झूठ के दम पर जनादेश को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देना जानती है। वोटों की चोरी हुई है, देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं
गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। कपिल शर्मा का कैफे दोबारा गोलियों से छलनी हुआ और इस बार वजह भी सामने आई। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का दावा है कि सलमान खान को शो में बुलाया, इसीलिए फायरिंग की गई। हिंसा की ये स्क्रिप्ट लॉरेंस गैंग लिख रहा है और निशाना अब सिर्फ स्टार नहीं, वो हर शख्स है जो सलमान के साथ खड़ा है। हुआ क्या है, चलिए पूरी डिटेल आपको पहले फुटेज के जरिए आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वही फुटेज है जिसमें कनाडा के ब्रैम्पटन में कपिल शर्मा के कैफे कैप्स पर फायरिंग की गई है। आपको फुल स्क्रीन करके पहले फुटेज दिखाते हैं। आप गोलियों की तड़तड़ाहट सुन पा रहे हैं। तो ये आवाजें जो आप सुन रहे थे, ये कैफे पर फायरिंग की थी। पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, हुआ क्या है। दरअसल कैफे जो है कपिल का कैप्स कैफे, उसकी खिड़कियों पर 6 गोलियों के निशान मिले। फायरिंग के वक्त कपिल का कैफे बंद था। लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट डाली है जिसके जरिए इसकी जिम्मेदारी ली गई। वो पोस्ट आपको अब दिखा रहे हैं जहां ये लिखा है कि फायरिंग हुई है और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। ये हाईलाइट करके जो आप देख रहे हैं, इसमें आप समझिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने जिम्मेदारी ले ली है और बता दिया कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है। लेकिन अब ये घटना क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले भी फायरिंग हुई थी। से ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार इनको वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। सुना आपने कैसे खुलेआम धमकी दी जा रही कि सलमान खान के साथ किसी ने भी काम किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। देखिए उससे पहले कि 10 जुलाई को भी एक बार फायरिंग हो चुकी कैप्स कैफे में। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस दिन की फुटेज है जब पहली बार कपिल शर्मा के कैप्स कैफे को कनाडा में निशाना बनाया गया था। हमलावर न सिर्फ गोलियां चला रहे थे बल्कि इस वारदात का वीडियो भी खुद बना रहे थे, यानी फायरिंग ही नहीं, उसका प्रचार भी गैंग कर रहा था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप एक बार ये तस्वीर देखकर समझिए कि ये दूसरा अटैक है, ये दूसरा अटैक है। लेकिन सवाल अब इसी के साथ खड़ा हो गया कि क्या लॉरेंस गैंग अब डी कंपनी की तरह बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाना चाहता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एक महीने में देखिए कैप्स कैफे पर 2 बार फायरिंग हो गई। फायरिंग का मकसद कपिल को डराना है। सलमान खान से कपिल की नजदीकी इसकी वजह। सलमान खान को भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी फायरिंग हुई है। कपिल की गिनती सलमान के करीबियों में होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड आपको याद होगा, उसको लेकर भी लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी ले चुका था और हत्याकांड के पीछे सलमान से नजदीकी बताई गई थी। तो क्या सलमान को धमकाने के लिए फायरिंग की गई है? क्या डी कंपनी की तर्ज पर अब लॉरेंस गैंग काम कर रहा है? क्या बॉलीवुड में अब लॉरेंस गैंग पैर जमाना चाहता है? क्योंकि सवाल तो यही कर रहा है वो जो हैरी बॉक्सर है, जो इतना बड़ा माफिया, वो कह रहा है कि हम बॉलीवुड में ऐसा कर देंगे कि आप मुंबई में नहीं रह पाओगे। हालांकि इस पूरे मामले में अब सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है कपिल शर्मा की। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं।
देखिए, एक दौर हुआ करता था, एक वक्त हुआ करता था जब पड़ोसी एक दूसरे की मदद के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एक स्कूटी गलत खड़ी कर देने पर, यानी गलत पार्किंग कर देने पर पड़ोसी ही कातिल बन जा रहे हैं। क्या अब समाज इतना असहिष्णु हो गया है कि टोकने पर बहस नहीं, सीधे वारदात होती है? सवाल यही है। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन में एक स्कूटी पार्क करने को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि बात बहस तक नहीं रुकी, सीधे चाकू चल गया है और बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की जान ले ली गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 युवकों को गाड़ी गलत पार्क करने से रोका था। पड़ोस में रहने वाले वही 2 लड़के जो उनकी जान पहचान के थे, हत्यारे बन गए। ये तस्वीर आपको फुटेज आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें निजामुद्दीन में ये सनसनीखेज हत्याकांड कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है किस तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी पर 2 लोगों ने एक के बाद एक हमला किया। यह हमला महज पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था और अब इस घटना का पूरा सच कैमरे में जो सामने कैद हुआ आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पत्नी को बीच बचाव करते हुए भी आप यहां देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आरोपी बिल्कुल नहीं रुके और मौत के घाट उतार दिया। ये एक ऐसी खबर है जो हमारे समाज की सोच पर भी हमला करती है। सवाल यह है कि क्या छोटी छोटी बातों पर खून बहा देना अब आम हो गया है? दिल्ली के निजामुद्दीन में गेट के सामने से स्कूटी हटाने का विवाद इतना बढ़ा कि हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल है कि क्या जान लेना इतना मामूली हो गया है कि छोटे छोटे मामले इतने बड़े बन जाते हैं? क्योंकि दिल्ली में जो हुआ वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है। आसिफ के परिवार का आरोप है कि हत्या केवल स्कूटी पार्किंग को लेकर की गई है। जी, हमारे गेट के आगे उन्होंने बाइक वो अपनी स्कूटी लगा दी थी। आसिफ ने बोला थोड़ा सा आगे कर दो, मेरी वाइफ के पैर में रॉड डली हुई है, वो गिर जाएगी। उसने एकदम आसिफ के थप्पड़ मारना शुरू करे और एकदम आसिफ को धक्का नीचे दिया। वो जैसे ही उठते तो आसिफ के उसने खंजर सा था, आसिफ के सीने में मारा। आसिफ के खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसने सिल आसिफ के दिल में मारा। आसिफ की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं एकदम बचाने लगी, मुझे धक्का दिलवाया गया, मैं गिर गई। मैंने फिर अपने देवर को फ़ोन करा। जब मेरे देवर आए, हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए हैं। इस हत्या ने न केवल राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि सवाल उस समाज पर भी है जिसके बीच हम रहते हैं। क्योंकि आसिफ के पड़ोसी तो दावा कर रहे हैं कि आसिफ सरल स्वभाव के थे, लेकिन फिर सवाल है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आसिफ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपसे रंजिश भी बोल सकते हैं। एक्चुअली पहले भी एक बार यहाँ पे ऐसे लड़ाई वगैरह हुआ था, यहाँ पर इन भैया के साथ ही हुआ था। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उनको बीच बचाव करवा के भैया को अंदर बोल दिया था जाने की। उनकी मौत का पूरी गली को सदमा है। बहुत अच्छे, बहुत ग्रेट पर्सन थे वो। हम पूरी रात नहीं सोए हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से। उनकी वाइफ अकेली है यहाँ पर, उनके पास तो कोई बच्चा भी नहीं है, वो बस दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो कैसे जिएंगे अपनी लाइफ पूरी। आसिफ के परिवार और स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि पहले भी आसिफ पर 3-4 हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार गौतम और उज्जवल ने जानबूझकर मारा है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कैसे छोटे छोटे विवाद इस अंजाम तक पहुंच रहे हैं? क्यों किसी की जान लेना इतना आसान होता जा रहा है? क्यों आजकल लोग इतनी जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देते हैं? ये वही सवाल है जिन पर आज हमारे समाज को सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा। के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तान के